हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के आज के इस नए सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। देखेंगे इस सेशन में संगीत के काफ़ी ही इम्पोर्टेंट प्रश्न संगीत के, तो जैसा कि हम लोग हर एक सेशन में देखते हैं, तो चलिए यहाँ भी रहने वाले हैं बहुत सारा और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो चलिए बारी-बारी से सबको देखना शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, पुराने हैं, सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके सबसे पहले नोटिफ़िकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आने वाला जितना भी सेशन होगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो प्रश्न है हमारा पहला। प्रश्न क्या कह रहा है? लोचन ने खाली स्थान मेलों के अंतर्गत कितने रागों को रखा है? प्रश्न, ठीक है। प्रश्न मान लीजिए कि यहाँ पे है कि कितने मेलों को, ठीक है, कितने मेलों के अंतर्गत कितने रागों को रखा है, ठीक है, बताना है। तो प्रश्न हमारा यही है। क्या 12 मेल को 75 राग में, या फिर 16 मेल को 96 रागों में के अंतर्गत, या 19 मेल को 264 रागों के अंतर्गत? कितना भाई? इसका जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लोचन ने जो है 12 मेलों के अंतर्गत जो है 75 रागों को रखा है। ठीक है, क्लियर? चलिए, लोचन का ग्रंथ बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि लोचन का कौन सा ग्रंथ है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा। दूसरा नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक राग रागनी का मत नहीं है? देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राग रागनी वर्गीकरण के जो है 4 मत हम लोग पढ़े हैं। 4 मत कौन कौन सा? शिव मत, सोमेश्वर उसी को कहते हैं, कालीनाथ या कृष्ण उसी को कहते हैं, भरत मत और हनुमान मत। ये आपके 4 प्रकार के मत हो गए। तो बताना है यहाँ पे कौन कौन मत जो है यहाँ नहीं है। क्या नारद मत, हनुमान मत, या फिर आपका सोमेश्वर मत? तो देखिए यहाँ पे बता दें आपको, हनुमान और सोमेश्वर ये दोनों है, लेकिन क्या पूछ रहा है कौन नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, यानी कि नारद जो है नारद मत नहीं होता। ठीक है। हनुमान के अंतर्गत अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? 6 राग और 30 रागिनी। सोमेश्वर की बात करेंगे तो 6 राग और 36 रागिनी इसके अंतर्गत होते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न है, नगमाते आसफी के लेखक कौन है? क्या मोहम्मद रजा हैं, राजा नवाब अली, संगीत चिंतामणि यहाँ पे ग्रंथ का नाम लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए दो में ही आपको बताना है क्या है यहाँ पे। जवाब क्या होगा? क्या मोहम्मद रजा, राजा नवाब अली, या एक से अधिक है इनमें से कोई नहीं? तो जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो नगमाते आसफी के लेखक है मोहम्मद रजा, जो कि आपके पटना वाले मोहम्मद रजा हैं, और 1813 ईस्वी में इस ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी। और इन्होंने क्या किया था, जो राग रागनी मत के जो जो प्रचलित थे 4 मत, उसको गलत सिद्ध करने के लिए ये चले थे। लेकिन ये भी कहीं गलत सिद्ध करते करते खुद ही उसमें अटक कर और वहीं तक उलझ के रह गए, ये नहीं कर पाए। ठीक है, खुद भी खुद भी क्या किए, वैसा ही सिद्धांत दे दिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न है हमारा, मोहम्मद रजा के अनुसार कितने नए राग रागनियों की पद्धति बनाई गई थी? ठीक है, अभी जो मैंने सर्च किया भाई वो यहाँ पे, तो वो भी बताना है आपको कि इनके अनुसार कितने राग रागनियों थी की संख्या थी, और कितने जो है नए राग रागनियों की पद्धति इन्होंने बनाई थी मोहम्मद रजा ने, पटना वाले। क्या 6 राग 30 रागनी, 6 राग 36 रागनी, या 5 राग 30 रागनी? तो जवाब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 राग और 36 रागनी, जो कि पूछता है प्रश्न कि किस मत से मिलता जुलता है। तो आपको याद रखना है किस मत से मिलता जुलता है इनका, तो हनुमान मत से मिलता जुलता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, देखिए सेशन अगर बढ़िया लग रहा होगा आप लोग को तो चैनल को सब्सक्राइब कर तो लिए होंगे, तो बहुत धन्यवाद। और क्या कीजिए कि एक बस अपने प्यारे हाथों से एक बार लाइक कर दीजिएगा सेशन को। ठीक है, चलिए देखेंगे। पांचवा नंबर प्रश्न है कि प्राचीन समय में शुद्ध ठाट किसे माना जाता था? क्या बिलावल, कौशिकी, या फिर आपका काफी? तो यहाँ से तो एक ऑप्शन आप ये ऐसे ही देख रहे होंगे कि ये कोई ठाट नहीं है। ठीक है, तो कौशिकी तो ऐसे ही नेगलेक्ट हो जाएगा। तो क्या बिलावल होगा, क्या काफी होगा? तो देखिए बिलावल जो बता दें ये आज का शुद्ध ठाट है, यानी कि आधुनिक काल का है। ठीक है, आज का शुद्ध ठाट है, इसलिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका काफी। क्योंकि प्राचीन समय में जो है शुद्ध ठाट के रूप में काफी को ही जाना जाता था, और बिलावल को सर्वप्रथम जो शुद्ध मानने वाले जो व्यक्ति थे ना, जिनका हम चर्च किए अभी पीछे, वो कौन थे? मोहम्मद रजा थे, वही माने थे सबसे पहले बिलावल को शुद्ध ठाट के रूप में। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न छठा नंबर का है कि रागांग, क्रियांग और उपांग किसके अंतर्गत आते हैं? क्या यहाँ पे जवाब होगा मार्गी संगीत, देसी संगीत, या गंधर्व संगीत, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देसी संगीत। इसमें देसी संगीत के अंतर्गत कितने तालों को रखा है?
120 तालों को रखा है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मार्गी संगीत के अंतर्गत कितने तालों का समावेश है। आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप लोग से ये सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा मुझे आपके जवाब का। देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न, इनमें से ग्राम राग की छाया पड़ती है, जिसमें ग्राम राग की छाया पड़ती है वह है, यानी कि ग्राम राग की छाया किसमें पड़ती है? क्या उपांग राग में, रागांग राग में या भासांग राग में? जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका हो जाएगा रागांग राग, क्योंकि जिसमें जो है ग्राम राग की छाया पड़ती है वो आपका क्या है? रागांग राग है। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न, जिसमें भाषा राग की छाया पड़ती है वह है, क्या है? भाषा राग वाली, क्या उपांग राग, रागांग राग या फिर भासांग राग? तो जिसमें भाषा राग की छाया पड़ती हो, सिंपल उसको क्या कहेंगे? भासांग राग कहेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा 9वां नंबर है कि जिन रागों में शास्त्रीय नियमों का पालन करना पड़ता है, ठीक है, यानी कि शास्त्रीय संगीत के नियमों का, यानी कि उसमें अगर हम पालन करेंगे, ये किनके अनुसार कहा गया है? ये भातखंडे के अनुसार कहा गया है। ठीक है, ये अभी जो बताएंगे आपको ये भातखंडे के अनुसार है। तो जिन रागों में जो है शास्त्रीय नियमों का पालन करना पड़ता है उसको क्या कहेंगे भाई? उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, आपका रागांग राग उसको कहेंगे। ठीक है, भातखंडे के अनुसार। और राग का जो है ये क्या करता है? ये किसको दर्शाता है? तो ये राग के विभिन्न अंग को दर्शाता है। ठीक है, राग के विभिन्न अंग को। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा 10वां नंबर, भातखंडे द्वारा देश में प्रचलित शैलियों के आधार पर इनमें से किसकी रचना मानी गई है? भैया किसकी रचना मानी गई है? भातखंडे द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि देश में प्रचलित शैलियों के आधार पर इनमें से किसकी किसकी रचना मानी गई है? कौन सी? क्या उपांग राग की, रागांग राग की या भासांग राग की? तो यहाँ जो जवाब आपका हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भासांग राग की रचना मानी गई है, जो कि क्या करते हैं? ये गीत के विभिन्न अंग को दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे 11वां नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि नारायण मोरेश्वर खरे ने कितने रागांगों के अंतर्गत सभी रागों को विभाजित किया है? ठीक है, कितने रागांग भाई? नारायण मोरेश्वर ने कितने रागांगों के अंतर्गत सभी रागों को, जो अपने रागों को जो था विभाजित किया है? इसका जवाब क्या होगा? 32, 30 या फिर 36? यहाँ जो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30। ठीक है, 30 रागांगों के अंतर्गत क्या किए हैं? सभी रागों को नारायण मोरेश्वर खरे ने विभक्त किया है। ठीक है, रखा है, विभाजित किया है। चलिए एक चीज आप कमेंट कीजिएगा यहाँ पे, नारायण मोरेश्वर खरे किनके शिष्य थे? ठीक है, आप लोग कमेंट करते हैं, जवाब देते हैं, अच्छा लगता है, ताकि मैं भी देख पाता हूँ कि कितने लोग जो हैं पढ़ते हैं और सारे सेशन को अच्छे से देखते हैं और याद करते हैं। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा मुझे कि नारायण मोरेश्वर खरे के गुरु कौन थे। आगे देखेंगे यहाँ पे जो प्रश्न है हमारा, क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न है, किस राग किस वर्गीकरण में स्वर साम्य के स्थान पर, ठीक है, स्वर साम्य के स्थान पर स्वरूप साम्य का विशेष महत्व दिया गया है? ठीक है, यानी कि कौन सा वर्गीकरण था जिसमें स्वर साम्य के स्थान पर स्वरूप साम्य का विशेष महत्व दिया गया है? क्या राग वर्गीकरण है, या फिर आपका क्या हो जाएगा? रागांग वर्गीकरण है, या फिर आपका थाट प्रणाली है? इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्या होने वाला है इसका जवाब? तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपका हो जाएगा रागांग वर्गीकरण भी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रागांग वर्गीकरण भी हो जाएगा और राग वर्गीकरण भी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जवाब हमारा हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए देखेंगे 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि राग वर्गीकरण एक प्रमुख तरीका है किसका भाई? क्या भाषांग प्रणाली का, रागांग प्रणाली का या फिर थाट प्रणाली का? तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा नंबर 13, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, थाट प्रणाली का। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 14 नंबर का है कि भातखंडे के अनुसार कितने थाटों में समस्त रागों का वर्गीकरण किया गया है? तो कितने थाटों में जो है टोटल रागों को जो है रखा गया है भातखंडे के अनुसार? क्या ये आपका 32 होगा, 10 होगा या फिर 19 होगा? तो जवाब यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 थाटों के अंतर्गत ही दोस्तों रखा गया है सभी रागों को। जैसा कि थाटों का नाम आप लोग जानते हैं, स्वर भी मैंने बता दिया है कि कौन से थाट में कौन से स्वर विकृत प्रयोग किए जाते हैं, और ये 19 वाला भी मैंने बताया है कि 19 मेल कर्नाटक संगीत में जो है प्रयोग किए जाते हैं। आगे देखेंगे 15 नंबर प्रश्न है कि जनक आश्रय पद्धति किसे कहा जाता है? ठीक है, जनक आश्रय पद्धति की अगर हम बात कर लेंगे तो किसे कहा जाएगा?
क्या राग रागांग वर्गीकरण, थाट राग वर्गीकरण या मेल जाति वर्गीकरण? तो यहाँ जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थाट राग वर्गीकरण, क्योंकि ये आपका जनक हो जाता है और ये आपका आश्रय पद्धति की अगर बात करेंगे तो इन्हीं के नाम से जो हो जाता है वो आश्रय राग। तो ये कहा जाता है किस चीज को, थाट राग वर्गीकरण को जनक आश्रय पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। राग अहीर भैरव किसका मिश्रण है? अहीर भैरव जो है किसका मिश्रण है? क्या भैरव और भैरवी का, भैरवी और मुल्तानी का, या फिर भैरव और काफी का? तो यहाँ जवाब क्या रहने वाला है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा भैरव और काफी का मिश्रण है कौन? राग अहीर भैरव। और थाट इसका क्या हो जाएगा? थाट हो जाएगा भैरव। ठीक है, देखेंगे 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि सप्तक के पहले भाग में सामान्यतः मध्यम के किस रूप की प्रधानता होती है? भाई पहले भाग में, ठीक है, पहले भाग में क्या होता है कि पहले भाग की अगर बात करेंगे तो एक होता है पूर्व राग, एक होता है उत्तर राग। तो पहले भाग को क्या कहा जाता है? पूर्व राग। दूसरे भाग को क्या कहा जाता है? उत्तर राग। ठीक है, इसी को कहते हैं ना पूर्वांग और उत्तरांग। ठीक है, तो ये चीज जो है पहले भाग, तो पहला जो है पूर्व है हमारा, तो इसमें जो है मध्यम का कौन सा रूप जो है सामान्यतः देखने को मिलता है? ठीक है, तो यहां जो होगा जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या होने वाला है इसका जवाब? तो इसका जो जवाब हो जाएगा ये आपका होने वाला है तीव्र मध्यम। ठीक है, तीव्र मध्यम का सामान्यतः प्रयोग देखने को मिलता है पहले भाग में। तो पहला भाग कब होगा यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूं। तो जो दिन के 12 बजे के से लेकर 12 बजे रात्रि तक, ठीक है, रात्रि तक, तो वहां जो इसके बीच जो राग गाए जाते हैं उसमें सामान्यतः क्या होता है? तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है, यही पूछा जा रहा था। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस स्वर को अध्वदर्शक के नाम से जाना जाता है? तो अध्वदर्शक की अगर हम बात करेंगे तो क्या षडज है, गांधार है या फिर मध्यम है? तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्यम हो जाएगा। अध्वदर्शक स्वर इसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 19 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे कि संगीत रत्नाकर के विषय में कौन सा कथन सत्य है? कथन वाला प्रश्न है भाई, ऐसे भी प्रश्न आप लोगों से पूछ दिए जा सकते हैं, इसलिए मैं कथन वाला आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। यहाँ पर देखेंगे क्या क्या विषय है, कौन सा विषय के बारे में? तो संगीत रत्नाकर के बारे में पूछ रहा है। क्या कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है ना? चलिए पढ़ना शुरू करेंगे। पहला कथन, संगीत रत्नाकर भातखंडे की पुस्तक है। नहीं भाई, गलत है। इसमें 10 विध राग वर्गीकरण का उल्लेख है ना? बिल्कुल ये सही है। संगीत रत्नाकर में 7 नहीं, यहाँ पे 7 होगा। 7 अध्याय हैं, जी हाँ 7 अध्याय हैं। तो हमारा कथन कौन सा सही हुआ? 2 और 3 सही हुआ ना? कौन से किस में मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। कथन 2 और 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए तो दोस्तों सेशन आज का कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे प्रश्न जो है 20 नंबर का कि रागों के गायन समय के आधार पर गायन का पहला पहर इनमें से किसका होता है? ठीक है, गायन के क्या बोल रहा है कि रागों के गायन के समय के आधार पर जो है गायन का जो है पहला पहर, ठीक है, किसका होता है? क्या परमेल परवेशक राग का होता है, या संधि प्रकाश रागों का होता है, या संकीर्ण रागों का होता है? देखिए इसमें संकीर्ण रागों से कोई लेना देना है नहीं, बस आपको जवाब देना है यहाँ। तो आइए यहाँ पे क्या जवाब होने वाला है? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संधि प्रकाश राग।